Assalamualaikum. Welcome to our JNG Academy YouTube channel. I am Dishan and today we are going to learn about specific angles and questions practice. यहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो वो है 8.2 जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है आपका, वो NCERT का 8th चैप्टर है, ठीक है ना। और उसमें भी जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे वो 8.2, क्योंकि 8.1 का ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट भी बता रखा है और उसका सॉल्यूशन भी बता रखा है। तो ट्रिगोनोमेट्री का जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो वो लेक्चर 1 प्लीज़ जा करके देख लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हुए। स्पेसिफिक एंगल्स क्या है? स्पेसिफिक नाम से ही समझ में आ रहा है समथिंग स्पेशल, मतलब कि कुछ स्पेशल एंगल होगा इसका। जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, मैं सिर्फ 3 डिस्कशन करूंगा, उसी का फिर रेसिप्रोकल हो जाता है सब, ठीक है। तो क्या क्या है? साइन थीटा के बारे में बात करेंगे अपन, कॉस थीटा के बारे में बात करेंगे अपन, टेन थीटा के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। और जो थीटा होगा वो कौन कौन सा? 0 डिग्री के लिए काफ़ी इत्मीनान से चलेंगे। जो बच्चे बहुत तेज़ हैं उनके लिए भी, जो स्लो हैं उनके लिए भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मतलब जो भी ये वीडियो देखेगा उनको कुछ ना कुछ मतलब स्पेशल मिलेगा सीखने को। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 10th पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सिर्फ इतने एंगल के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। अगर आपको साइन का पता है ना सब चीज़, तो कॉस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर दो। ये लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है साइन का 0 से लेकर के 1 तक, इसी को उल्टा लिख दो। 1 इसको यहाँ लिख दो, √3/2 इसको यहीं पे लिख दो, 1/√2 इसको यहाँ लिख दो, 1/2 इसको यहाँ लिख दो, 0। तो ये कॉस का है, कुछ नहीं। जो साइन जा रहा है, साइन का देखो यहाँ पे साइन में क्या हो रहा है, साइन थीटा में क्या हो रहा है कि जब थीटा का वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका साइन का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। जब हम थीटा का वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा मतलब एंगल जब हम बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो कैसे पता चला? तो थीटा का वैल्यू जब 0 है तो कम है, थीटा का वैल्यू हमने बढ़ा दिया 90 तो बढ़ गया, यानी कि 0 से 90 की तरफ मतलब इंक्रीज हो रहा है थीटा। तो साइन का वैल्यू देखो स्टार्टिंग में 0 के लिए 0 है पर 90 के लिए 1 है, यानी कि वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो थीटा का वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू भी हमारा साइन थीटा का बढ़ रहा है। लेकिन कॉस का क्या है? सब चीज़ सेम है, बस उल्टा चलेगा ये। तो 0 पे देखो ये 1 है, जब थीटा का वैल्यू कम है तो इसका वैल्यू 1 है। जब थीटा का वैल्यू सबसे ज़्यादा है 90 तो कॉस 90 का वैल्यू 0 है, दिख रहा है। तो यानी ये घट रहा है। तो याद रखना साइन के केस में ये चलता है, बट इन केस ऑफ कॉस तो थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा ना वो घट जाएगा। तो ये याद रखना, लास्ट क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। बस यही है। साइन थीटा आपको पता है तो कॉस पता है, कॉस पता है। अगर ये साइन और कॉस पता है तो आपको टेन भी पता है। तो बचपन में आपको मैंने पढ़ाया था क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। याद आया? कुछ नहीं याद आया तो लेक्चर 1 देख लेना, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है, कॉस थीटा का वैल्यू पता है, डिवाइड कर दो ना यार, टेन थीटा निकल जाएगा। तो 0/1 क्या होगा? 0 डिवाइड बाई 1, इसको डिवाइड मान लो, ये डिवाइड। तो 0 डिवाइड बाई 1 क्या होता है? एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, देखो, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। एक बात याद रखना, ऊपर में कुछ भी है, एनीथिंग, ठीक है, एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इस तरह का है डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या है देखो, एनीथिंग एक्सेप्ट 0 और नीचे में क्या है 0। ध्यान से सुनो, यानी कि ऊपर में कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 8 डिवाइडेड बाय 0, 100 डिवाइडेड बाय 0, इस तरह का 1 डिवाइडेड बाय 0, कुछ भी है इस तरह का। अगर यानी कि ऊपर में कोई भी नंबर है 0 को छोड़ करके, ऊपर में कोई भी नंबर है 0 को छोड़ करके, और नीचे में लेकिन एग्जैक्ट 0 है, नीचे में देख लो 0 है, तो इस तरीके का जो आंसर आता है उसका आंसर क्या आता है? हमेशा याद रखना, इनफाइनाइट, मतलब कि नॉट डिफाइंड। इसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड।
काफ़ी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि कभी भी कोई दिक्कत आपको ना आए। तो याद रखना ऊपर में कोई भी नंबर है पर नीचे में याद रखना अगर 0 है तो उसका हमेशा वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट का साइन ऐसे होता है, उसी को नॉट डिफाइन बोलते हैं, नॉट डिफाइन। याद रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइन। अब आप बोलोगे कि नीचे में अगर 0 था, अगर ऊपर में भी 0 हो जाता तो क्या होता। तो ये यार आप आकर के लिमिट्स जब 11th 12th में आओगे तो लिमिट्स एक चैप्टर है वो पढ़ोगे ना, तो वहाँ समझ में आया कि ये 0/0 क्या है। ठीक है ना। फिलहाल अभी उतने लेवल पे नहीं हो तो 10th पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा ठीक है ना कंट्रोल में रखता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एनीथिंग एक्सेप्ट 0, ऊपर में 0 के अलावा कोई भी नंबर हो बट नीचे में 0 हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, हमेशा इन नॉट डिफाइन इसका आंसर आता है, नॉट डिफाइन। याद रखना, कभी भूलना मत। सेकेंड चीज, ये तो हो गया पहला। सेकेंड चीज कि अगर ऊपर में 0 है और नीचे में कुछ भी है, यानी कि एनीथिंग एक्सेप्ट 0। ठीक है। तो यहां पे ऊपर में 0 है पर नीचे में क्या है, 0 के अलावा कोई और नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी नंबर हो, इसका वैल्यू क्या आता है हमेशा, इसका आंसर याद रखना हमेशा 0 आता है। तो अगर ऊपर में कोई नंबर है नीचे में 0 है तो इसका वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। याद रखना। अगर ऊपर में 0 है नीचे में कोई भी नंबर है 0 के अलावा तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। ये 2 पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहां पे आते हैं हम लोग। तो 0 ऊपर में, नीचे में क्या है, कोई भी नंबर है, तो ऊपर में 0 नीचे में कोई भी नंबर, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। फिर 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो डिवाइड कैसे करते हो, बचपन में पढ़े हो ना क्या। चलो इसको भी थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि बेसिक से जितना चलेंगे उतना अच्छा होगा। देख लो क्या बचपन में पढ़े थे, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा देख लो। A डिवाइडेड बाई B, उसके बाद C डिवाइडेड बाई D, कुछ इस तरीके का। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ऊपर वाले को सेम लिख दो इनटू, फिर नीचे वाले को जो है उसको पलट के लिख दो, तो D/C। ये याद रहेगा, हाँ याद रहेगा। ये तो इस तरीके का है, तो यानी कि चारों डिफरेंट है ABCD तब। लेकिन अगर मान लो कि कोई दो सेम हो जा रहा है, जैसे सेम मतलब कि A/C डिवाइडेड बाई B/C, कुछ इस तरीके का है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट पहले थोड़ा सा समझ लो कैसे आया। ऊपर वाले को कैसे लिखते हैं, सेम A डिवाइडेड बाई C इनटू नीचे वाले को कैसे लिखते हैं, पलट के C डिवाइडेड बाई B। ये हो गया। अब ये कट रहा है कुछ क्या, हाँ ऊपर में C नीचे में C कट गया, क्या आ गया इसका आंसर, A डिवाइडेड बाई B। तो आज से एक बात हमेशा याद रखोगे क्या, कि A/C डिवाइडेड बाई B/C, यानी नीचे को नीचे वाला हम आराम से काट सकते हैं। ये याद रहेगा। इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई B। याद रहेगा ये आंसर। हाँ एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखो कि अगर मान लो एक और केस ऐसा मिल रहा है कि A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई A डिवाइडेड बाई C, इस तरीके का केस, तो जैसे हमने नीचे वाला अगर सेम था तो नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं, उसी तरीके से अगर ऊपर वाला सेम है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले की तरफ काट सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। ठीक है। बट इसका आंसर क्या आएगा, इसको कैसे लिखोगे, तो ध्यान से देखो इसको कैसे लिखोगे। तो ऊपर वाले को हमने बताया था कैसे लिखना है, A डिवाइडेड बाई B सेम, फिर डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को पलट के लिखना मतलब C/A। तो A से A कट गया, इसका आंसर क्या है, C/B। तो ऊपर वाले से जब काटोगे ना तो याद रखना नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये जो ऊपर में था ये नीचे वाला नीचे आ जाता है। देखो ये नीचे C था, ये उछक के ऊपर चला गया और B नीचे आ गया। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो क्योंकि बार बार मतलब वक्त नहीं मिलेगा बताने का, तो एक बार याद रख लो कि भाई ये, क्योंकि ये हमेशा इस्तेमाल होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो ना हमेशा इस्तेमाल होगा, हमेशा 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 डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, इसीलिए। ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को यार दोबारा देख लेना एक बार। चलो अब डायरेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी। क्या देखो अब डिवाइड करना है, तो A डिवाइडेड बाई B, C डिवाइडेड बाई B, तो ये सेम आ गया, नीचे वाले को नीचे वाले से काट दो, अब बाकी 1 ऊपर में और नीचे में √3 लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे वही A/B दोनों सेम ही है, तो डिवाइड में तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, 1 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/2, नीचे वाला सेम है, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर में क्या है √3, नीचे में क्या है 1, तो 1 नहीं लिखते हैं हम लोग। सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाई 0, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 अभी मैंने बताया था, ऊपर में कोई भी नंबर हो 0 के अलावा और नीचे में एग्जैक्ट 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइन, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन। याद रहेगा, होप याद रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बारीक से बारीक चीज़ को एकदम एक्सपैंड करके आपको मैं पढ़ाऊँ टॉपिक वाइज। ठीक है। तो यार वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा करो हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है तो उसको पलट दो तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है, और डिवाइड कर दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो सारा टेन थीटा का वैल्यू निकल जाता है। यही 3 आपको याद रखना है। क्यों यही 3 याद रखना है, क्योंकि बाकी सारे इसके रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जैसे फॉर एग्जांपल
हमको पता है साइन थीटा, जो पहला लेक्चर नहीं देखा प्लीज जाके पहला लेक्चर देख लो। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cos कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/। तो ऐसे लिख लो ना, सबसे अच्छा इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में तो इन्फॉर्मेशन पता ही है ना। तो एक काम करते हैं, कोजेक के फॉर्म में लिखते हैं कि अगर कोजेक थीटा का वैल्यू पता करना है तो क्या है, तो 1/sin थीटा कर दो। साइन थीटा का वैल्यू पता है ना, तो 1/, कर दो, आंसर आ जाए कोजेक थीटा का। सिमिलरली सेक थीटा का कैसे निकालोगे? 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन पता है तो 1/, कर दो, तो वही सेक थीटा का वैल्यू आ जाता है। कॉट थीटा कैसे निकालोगे? सिमिलरली 1/tan थीटा। टेन थीटा के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है, कॉट थीटा कैसे निकल जाए? 1/tan थीटा। तो ऐसे करके निकाल सकते हो। अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पता है तो बाकी रिमेनिंग जो 3 टी रेशियो उसका वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। निकाल लोगे? कर लोगे पक्का? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बस स्पेसिफिक एंगल में बस इतना ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, NCERT 8.2 एक्सरसाइज। अब यहाँ पे बोला इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 क्या कह रहा है कि साइन थीटा, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। मेथड 1 वैसे आपको बोर्ड के लिए पढ़ना है तो बोर्ड में आपको जैसे मैं मेथड 1 बता रहा हूँ वही मेथड 1 से ही बनाओगे वहाँ। चलो तो क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन 1 का क्या कि साइन 60 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है? √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 30, इसका वैल्यू भी क्या होता है? √3 डिवाइडेड बाई 2। आपको नहीं पता है तो आप बार बार टेबल देख करके करोगे, ठीक है ना। मुझे याद है तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। प्लस साइन 30 1/2 इंटू cos 60 1/2। अब इसको इवेल्युएट कर लो। अब जब इवेल्युएट कर लोगे तो √3 इंटू √3, तो बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़े होगी च्योंकि क्या, √a इंटू √a, यानी कि √a इंटू √a, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? a। याद रहेगा? यानी कि सिंपल सा √a इंटू √a नथिंग बट √a का स्क्वायर, और रूट स्क्वायर जब भी आता है तो आपस में दुश्मन है, जानी दुश्मन काट देगा और यहाँ पे सिर्फ a बच जाएगा। याद रहेगा? ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे का ये कॉन्सेप्ट भी हिला डोला रहता है, ठीक है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो √3 इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4। अब नीचे वाला कभी भी सेम होगा ना तो बट्टा पे का जोड़ घटाव आसान हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाए? 4 ही हो जाएगा। ऐड नहीं करना है, नीचे वाला अगर सेम है तो सेम लिख दो वहीं पे, ऊपर वाले को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो एडिशन है तो एडिशन करना है। 3 + 1 दैट इज 4। अब 4 से 4 एक बार में कट रहा है तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1। हेंस द रिक्वायर्ड आंसर इज 1। आ गई बात समझ में? तो ऐसे करना है। अब बोलोगे क्या इसका सेकंड मेथड भी है क्या? हाँ सेकंड मेथड है। वो कब इस्तेमाल करोगे? ऑब्जेक्टिव में। तो कुछ फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। ये आगे आओगे 11th में 12th में तो ऑटोमेटिकली मतलब फार्मूला आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10th में नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, पर मैं आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ फार्मूला। देखो साइन a प्लस b, इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। याद रहेगा ये फॉर्मूला? उसी तरीके से साइन a माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है क्या? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। याद रहेगा? तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये हो गया साइन के टर्म में। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला एकदम सेम है, बस प्लस में देखो यहाँ पे माइनस कर लिया गया, माइनस में यहाँ पे प्लस, सॉरी ये प्लस में होगा, प्लस में होगा ये, ठीक है ना। तो माइनस के जगह पे प्लस, प्लस के जगह पे माइनस, बस ऑल्टरनेट चेंज हुआ और कुछ नहीं। उसी तरीके से कॉस का कैसे याद रखोगे? कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू कॉस a इंटू कॉस बी, ठीक है। कॉस a इंटू कॉस बी। देखो साइन a प्लस बी अगर आपसे पूछा जाए तो साइन a कॉस बी, ये जब चेंज होगा ना, ये देखो साइन कॉस में आ रहा है ये कॉम्बिनेशन, तो याद रखना साइन वहां पे सेम होता है, यानी प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, राइट। अगर कॉस a कॉस बी तो यहाँ देखो कॉस a प्लस बी, तो कॉस a इंटू कॉस, देखो कॉस आ गया, दोनों सेम है। तो इन दिस केस जब यहाँ पे टी रेशियो सेम है ना तो यहाँ पे साइन अपोजिट हो जाता है, यानी माइनस, उसके बाद साइन a इंटू साइन बी। याद रहेगा? उसी तरीके से कॉस a माइनस बी का क्या हो जाएगा? कॉस a इंटू कॉस बी प्लस, बस चेंज कर दो साइन, साइन a इंटू साइन बी।
याद रहेगा। तो ये छोटा सा फॉर्मूला यार किसी बुक में भी मिल जाता है आराम से, या कुछ नेट से भी निकाल सकते हो, वैसे मैंने बता दिया है, कुछ नहीं, याद रखना बहुत आसान है ना। तो साइन का यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, देखो चेंज हो रहा है, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो साइन में चेंज होता है, तो चेंज होता है तो साइन सेम रहता है। देखो जब टी रेशियो चेंज होता है ना तो साइन सेम रहता है, देख लो साइन सेम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी रेशियो सेम है, कॉस कॉस साइन साइन करके कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे साइन जो होगा ना वो चेंज होगा, ऑल्टरनेट जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, देख रहे। तो याद रखने ये ट्रिक है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला को डायरेक्ट याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आगे जाके तो याद करवा ही देगा, ठीक है ना, जब क्वेश्चन करोगे हाई लेवल पे जाओगे तो। खैर, तो अब इस मेथड से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देख लो। तो ये हो गया साइन है कॉस बी, देख लो ध्यान से देख लो, साइन है, यहाँ पे इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, यहाँ पे ये क्या हो जाए आपका बी, ये हो जाए आपका ए। तो साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी, हो गया ना। मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी हो चाहे बी इंटू ए हो, दोनों बात ही सेम ही होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से फिर से एक बार देख लो। तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेट चेंज है, साइन कॉस कॉस साइन करके कॉम्बिनेशन। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन है मतलब समझ जाना कि साइन का ही फॉर्मूला लगेगा। तो साइन, अब ए प्लस बी होगा या ए माइनस बी होगा, तो कॉम्बिनेशन अल्टरनेट है ना, ये टी रेशियो, तो याद रखना यहाँ पे ए प्लस बी सेम साइन होता है, देख लो। जब भी साइन ए कॉस ए करके होगा कॉम्बिनेशन, तो याद रखना साइन प्लस का प्लस ही होगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, ए प्लस बी होगा। अब यहाँ पे साइन बताने में टाइम लग रहा है, वरना जब सीख जाओगे तो टाइम नहीं लगता है। ए का वैल्यू कितना है 60, बी का वैल्यू कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, हेंस इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो देखो अगर आपको पता है तो इतना स्टेप भी मत करोगे, 60 प्लस 30 होता है डायरेक्ट 90 कर दो, और 90 का वैल्यू 1 होता है, डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर आ गया। यहाँ पे वही क्वेश्चन को कैसे किया गया देखो, ये फर्स्ट मेथड से ऐसे किया गया क्वेश्चन को, यानी कि पूरा वैल्यू लो, फिर एडिशन बट्टा पे जोड़ घटाओ सब करो तब जाके होगा। आ रही है बात समझ में। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि ये मेथड 1 है जो कि आपको बोर्ड में ऐसे ही करना है, और ये हो गया मेथड 2 जो कि ऑब्जेक्टिव वगैरह आएगा तो आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। तो ऐसे करना है, ये याद रखना। वैसे फार्मूला याद है तो बोर्ड में भी कर सकते हो, नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये फार्मूला लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला हम जानते हैं तब जाके उस फार्मूले से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भी आपको नंबर मिल जाता है, दिक्कत नहीं, नंबर कटता नहीं है लेकिन, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में तो ये सब जादू का काम करता है, जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर इतना, तो देखो यार 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो कैसे लिखोगे इसको 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये √3/2 का स्क्वायर माइनस प्लस में, और यहाँ पे माइनस में √3/2 का स्क्वायर, यानी सेम सेम है, तो कट जाएगा प्लस माइनस, बचा कितना 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, आपको चाहिए कि एक स्टेप बढ़ाना है, √3 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, देन सॉल्व करो, आगे जाके करो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब हमें पता ही है कि ये सेम है, ये सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो डायरेक्ट कट रहा है तो काट दो ना, आंसर आ जाएगा ना, समझ रहे हो। बस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यानी 1 का थर्ड में क्या बोल रहा है। अब ये इसको इवेलुएट करना है, तो कैसे करोगे, cos 45 दैट इज 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30। अब sec 30 के लिए आपको cos 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, हम जानते हैं cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। उसी तरीके से cosec 30 मतलब sin 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए पहले, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 हो गया ये। अब ये क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि इसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पे sec 30 के लिए cos 30 का वैल्यू पता होना चाहिए कितना, √3/2, तो sec 30 क्या हो जाए 2/√3, बस पलट दो उसको और कुछ नहीं, प्लस cosec 30 होता है रेसिप्रोकल साइन का, तो sin 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाए 2/1 दैट इज 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, बस इतना ही था। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लो तो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3, अब बाय में आ जाएगा √3, ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा इवैल्यूएट कर लो, तो ये इवैल्यूएट करोगे कैसे, बचपन में मैंने सिखाया था, ब्रैकेट हमेशा दे दिया करो, याद रखो। तो बचपन में कैसे सिखाया था, ऊपर वाले को सेम लिख दो, 1/√2 सेम लिख दो, इनटू डिवाइड का मतलब इनटू, और जो नीचे वाला है उसको पलट के लिख दो √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 √3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो, जैसे कैसे, देखो 1/, अब यहाँ पे 1 इंटू √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये इसको अंदर ले जाओगे तो 2 टाइम्स ऑफ √3, सॉरी √2, 2 टाइम्स ऑफ √2, इसको यहाँ भी अंदर ले जाओगे तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखो, 2 टाइम्स ऑफ √2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ √3। अब रूट है ना, तो बचपन में एक चीज़ पढ़े होगे, याद रखना, बचपन में क्या पढ़े होगे, बचपन में आप पढ़े होगे कि √a इंटू √b है ना, तो उसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ रूट इंटू a इंटू b, ये हम लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ √2 प्लस, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ √2 इंटू 3 दैट इज 6 एक साथ, तो ये हम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ऐसे यहाँ पे आंसर छोड़ो, यहाँ पे आंसर छोड़ो, वो आपकी मर्जी, और ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन जहाँ पे मैच करेगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है बस। नेक्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्या बोल रहा है, सिमिलरली बस उसी तरीके से करना है। क्या, sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा, 2/√3। बस टेबल पता होना चाहिए, उसका उल्टा बस कर दो, हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो sec 30 का क्या हो जाएगा, 2/√3। बस ऐसे ही करना है। cos 60 क्या होता है, 1/2, फिर प्लस cot 45, यानी tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो cot 45 का वैल्यू क्या होगा, वो भी 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा। बाकी इवैल्यूएट कर लो, तो 1/2 प्लस 1 क्या होता है, 2 1 = 2 प्लस 1 यानी 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से ये 2/√3 को एज इट इज रहने दो, प्लस 1/2 प्लस 1, इसका वैल्यू अभी बताया, 2 1 = 2 प्लस 1 यानी 3/2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ऊपर में, ऊपर का भी, तो नीचे वाला में क्या है, देखो अब तुम लोग को एक चीज़ और सिखा दे रहा हूँ, देखो क्या, इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड लिया है। क्या, a डिवाइडेड बाई b, देखो ट्रिगोनोमेट्री आपको टफ लगता है ना, बस यही वजह से, क्योंकि आपको बेसिक मजबूत नहीं होता है, इसीलिए। तो देख लो a/b प्लस c/d, कुछ इस तरीके, चारों डिफरेंट है। तो इसको कैसे करना है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू डी प्लस b इंटू सी डिवाइडेड बाई b इंटू डी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, राइट। तो ये याद रहेगा, हाँ याद रहेगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। और अगर मान लो नीचे वाला सेम है, जैसे a/b प्लस c/b, नीचे वाला सेम होता है, तो इसका आंसर क्या आता है, डायरेक्ट नीचे वाला सेम है तो नीचे वाले को एज इट इज और ऊपर वाले को a प्लस b c कर दो, हो गया, इसका ये हो जाएगा। ये तो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, ये सेम ही होगा क्या, हाँ सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम होगा। तो एडिशन के लिए जो मेथड इस्तेमाल करो वही मेथड सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है, वही मेथड सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। तो एडिशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करो, सिंपल कर लोगे। चलो अब करते हैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी। तो यहाँ पे कैसे करोगे, देखो ऊपर वाले का क्या करना है, ऊपर वाले का पहले कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाए 3 इंटू √3 माइनस फिर 2 इंटू 2 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय नीचे वाले को नीचे से, तो कितना हो जाए 2√3, फिर बड़ा वाला डिवाइड, फिर ये वाला पार्ट वैसे ही 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू √3, तो 3√3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3, यही हो जाएगा। अभी हमने समझाया था a/b c/b, तो नीचे वाला सेम है तो नीचे वाला कट जाएगा, तो रिमेनिंग आंसर क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको रेशनलाइज थोड़ा करके तो क्या कर सकते हो, नीचे में जो रूट है उसको हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन चलो यहाँ तक चलेगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आंसर चलेगा, दिक्कत नहीं है। आ रही है बस में, बड़ा सिंपल था यार। नेक्स्ट अब क्या करना है, ये तो हो गया, ये स्लाइड का इस्तेमाल कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इसको रेशनलाइज कर लेना, ठीक है ना, अगर नहीं आता है तो मैं कर दूंगा, करना सिखा दूंगा। पहले थोड़ा सा इजी वे में चलते हैं, यहीं पे आंसर रुकते हैं पहले, ठीक है ना, आसान तरीके से चलेंगे तो अच्छा होगा अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट फर्स्ट का 5 क्या बोल रहा है, 5 इंटू cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30, मतलब cos 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, cos 30 होता है √3/2, तो sec क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस
1045 1, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय साइन 30 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर। बस ऐसे ही बड़ा बड़ा होगा, बस आगे उसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 5 × 1 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर, आप बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा, a/b का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, a²/b², ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। बस वही यहाँ पे तोड़ना और कुछ नहीं। तो ये स्क्वायर 2 पे गया तो 1 का स्क्वायर 1, 5 × 1 5, अब ये स्क्वायर 2 पे भी जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 हो गया प्लस, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये स्क्वायर 2 पे जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 4 16। इसी तरीके से ये 2 जो ये स्क्वायर जो ये इस नीचे भी जाएगा √3 में, तो √3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था जानी दुश्मन होता है आपस में, तो ये कट जाएंगे, डायरेक्ट क्या आएगा 3 -1। अब नीचे वाले को कर लो, तो नीचे वाले को करोगे तो क्या आएगा 1, देखो अभी स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाया था, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर √3 पे भी जाएगा और 2 पे भी जाएगा, तो ये जो स्क्वायर है √3 पे जाएगा तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, क्या आएगा 3, और नीचे जो जाएगा स्क्वायर उसका 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, बहुत आसान है, क्या आएगा, पहले कोई एक को कर लो, जैसे 5/4 इसको एज इट इज रहने दो, इसको कर लेते हैं ये वाला, तो प्लस देखो 3 1 ज़ा 3 और 16 - 3 13, तो 13/3 ये हो गया। उसके बाद इसको कर लेते हैं, नीचे वाले देखो सेम है तो 4 आ जाएगा एज इट इज, और ऊपर वाले को ऐड कर दो डायरेक्ट 1 + 3 दैट इज 4, तो ये वाला पार्ट तो डायरेक्ट कट ही गया ना, तो 1 खत्म करो, तो बच गया सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। तो बस ऊपर वाले पार्ट का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी तुमने सिखाया था a/b + c/d होता है, तो कैसे करते हैं 5 × 3 दैट इज 15 प्लस 13 × 4 दैट इज 52 डिवाइडेड बाय और 4 × 3 दैट इज 12, ये हो जाएगा। तो इवेल्युएट कर लो थोड़ा सा, तो 5 2 7 और 5 1 6/12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी कुछ अगर थोड़ा सा सही बोलूँ गलत लिख दूँ तो उससे थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है ना। वैसे जो मैं बता रहा हूँ पूरा सेटेक बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यही क्वेश्चन था ये, कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्वेश्चन नंबर 2, ये ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव को है तो कि तुम जितना मतलब जल्दी कर लो उतना फ़ायदा है, टाइम बचेगा। तो अब ऑब्जेक्टिव को कैसे करते हैं हम लोग, देखो ऑब्जेक्टिव को आपको अगर पहली बात तो इसको एक पहला मेथड क्या है, मेथड नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो दोनों मेथड से कर दे रहा हूँ। मेथड 1 जो कि मतलब बेसिक लोग करते हैं, बेसिक मेथड से, तो वो कैसे करेंगे, देखो 2 × 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब और क्या करेंगे वो, फिर 2 × 1 2/√3, फिर बड़ा वाला डिवाइड, और फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा, तो स्क्वायर और √3 आपस में जानी दुश्मन है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, बच जाए 3। अब थोड़ा और इवेल्युएट करोगे तो ये ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाई 1 + 1/√3, यानी कि 3 1 3 + 1 4/3। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/√3, ऊपर वाले को सेम लिखा डिवाइड, नीचे वाले को पलट दिया तो 3/4 हो गया, राइट। अब इसको थोड़ा इवेल्युएट कर लो, क्या 2 1 2 2 2 4, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 को लिख सकता हूँ √3 × √3, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नीचे में क्या है √3 × 2, एक √3 से एक √3 कट गया, बच क्या क्या है √3/2। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है एंगल के फॉर्मेट में, तो हमको पता है 0 डिग्री से लेकर के तुम्हारे अगर 10 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो सिर्फ 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक ही हम लोग को जानना है 10 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे √3/2 क्या होता है, या तो ये वैल्यू हो सकता है cos 30 डिग्री का, या फिर ये वैल्यू हो सकता है sin 60 डिग्री का, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन है, sin 60 है क्या, हाँ है, तो जाहिर सी बात कोई एक ही ऑप्शन होगा, तो sin 60 तो cos 30 नहीं होगा, फिर नहीं, यही आंसर है मेरा। आंसर क्या है ऑप्शन ए। अब देखो इतना टाइम लग गया भाई, और आपको एग्जाम हॉल में करना क्या था, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ बताना था कि क्वेश्चन नंबर
2 का 1 का जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, बस इतना मार्क करना था और आपने इतना सॉल्यूशन किया है। इतना मतलब कि समझ रहे हो, काफ़ी लेंदी प्रोसेस में चलेगा। यानी क्या मतलब कि आप जो क्वेश्चन में टाइम 1 मिनट देना चाहिए था उसमें आपने 10 मिनट दे दिया, उसी में ख़त्म हो गया। अब वो भी यहाँ पे कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हुआ तो आंसर ही गलत आ जाएगा, या तो आंसर आएगा ही नहीं। तो फिर कैसे करोगे? तो सेकेंड मेथड है इसका। सेकेंड मेथड क्या? सेकेंड मेथड क्या? ऑब्जेक्टिव मेथड। डायरेक्ट कैसे करना देखो। तो अब यहाँ पे 2 देखो, एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट आपको जहन में रखना है। क्या जहन में रखना है? फॉर्मूला। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट। इन टर्म्स ऑफ टेन का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा, tan 2 थीटा। बस सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इतना में आपका काम बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे sin 2 थीटा टेन के फॉर्मेट में फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2 इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? tan 2 थीटा का देख लो, तो 2 इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से आपको cos 2 थीटा का याद रखना है। क्या है cos 2 थीटा का? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ 10 की टर्म में फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। कब? ये 11 12 में जाके तो आपको करने पड़ेगा याद, लेकिन अभी से याद रख लो तो अभी से ब्रिलियंट बन जाओगे, फिर तो दिक्कत ही क्या है। ठीक है ना। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, और कंपटीशन वैसे भी बहुत हाई है, तो आपको मेहनत करना अभी से ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप मैच करो कि ये किससे मैच कर रहा है। 2 यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना? थीटा का वैल्यू 30। ठीक है ना। थीटा का वैल्यू क्या है? 30 है। तो मैच करो इससे, किस में मैच कर रहा है? तो नीचे वाले में प्लस है, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये पहला वाले से मैच कर गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहला वाले से ही मैच कर गया। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है sin 2 इंटू 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है? 2 थीटा। 2 थीटा मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो ये लिखा हुआ है। और ये कितना होता है? ये कितना होता है? sin 30 इंटू 2 60। अब sin 60 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो यानी कि आपको अगर सिर्फ एक फॉर्मूला याद है ना, तो उससे काम बन जाएगा, बिल्कुल काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा स्मार्ट अप्रोच में जाना। तो ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव में मतलब स्मार्ट अप्रोच अगर पता है ना, तो खत्म, क्वेश्चन का कोई मतलब दम ही नहीं रहेगा फिर। ठीक है ना। तो स्मार्ट अप्रोच पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे अभी 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 मैंने बताया ना, जस्ट 2 मेथड है इसका। मेथड नंबर 1 डायरेक्ट क्या करना है आपको कि चुपचाप से मेथड 1 कर दे रहा हूँ, उसको लिख दे रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ। मेथड 1 क्या है? पूरा लिखो आप। 1 माइनस 1045 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2। अभी पढ़ाए थे हमने क्या कि ऊपर में 0 नीचे में कुछ भी हो तो इसका वैल्यू क्या होता है? 0। तो ऑप्शन क्या हो जाए? डी। लेकिन इसका सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड क्या बोलता है? सेकेंड मेथड बड़ा आसान है। क्या बोलता है? यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू होता है ना, जैसे कि मान लो कि 10 और 30 होता है, 1045 होता है, कोई और वैल्यू होता है ना, तो आपका दम निकल जाता। तो फिर कैसे करता है? तो फिर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है? ये अभी हमने बताया था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या? देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर है? cos 2 थीटा के बराबर है। तो यानी कि ये फॉर्मूला किसका है? cos 2 थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे? 45। थीटा यहाँ पे क्या है? 45 है। थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 लिख दो, 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? cos 90, 45 इंटू 2 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो हिंस ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ऐसे करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया? cos 90 दैट इज 0 आंसर आया। अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन में तो फर्स्ट मेथड करो या सेकंड मेथड, दोनों सेम ही है। नहीं, सेम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मतलब समझदार हो तो सेम नहीं है। अगर मान लो ये क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, चलो होमवर्क ले लो, होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, दोनों मेथड से किससे आसानी से हो गया। 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 डिग्री
अब तो आप फंस गए, बोलोगे 15 डिग्री का वैल्यू तो हमें पढ़ाया नहीं गया है, तो करो आप इस क्वेश्चन को। आप कैसे करोगे 15 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री, इसका वैल्यू आपको बताना है। आसानी से कर लोगे लेकिन वैल्यू बताना है इसका। चलो ऑप्शन अगर मार्क कर दूं तो ऑप्शन भी मार्क कर दूं। चलो 1/2, ऑप्शन बी √3/2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये होमवर्क है, ये होमवर्क क्वेश्चन जरूर करना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं ये समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो यही क्वेश्चन लग रहा है ना, हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या है, sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a बराबर होगा किस एंगल के लिए पूछ रहा है। कुछ नहीं, तो इसमें कोई दमी नहीं क्वेश्चन में। sin 2a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ sin a, तो वैल्यू रख लो ना। लेट पुट क्या करना है, a इक्वल्स टू ऑप्शन के थ्रू करना है। तो a इक्वल्स टू 0 डिग्री हम पहले रख के देखते हैं, तो 0 डिग्री रखे। अब इसमें पुट करेंगे तो sin 2 इंटू ए की जगह पे हमने 0 डिग्री रखना है इक्वल्स टू 2 sin ए की जगह पे 0 डिग्री रखना है। अब sin 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0। उसी तरीके से sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, 2 इंटू 0 दोनों आपस में बराबर है क्या। हाँ, तो यानी कि इसका मतलब ये ट्रू है, यानी कि a इक्वल्स टू 0 लेके जो हमने किया है ना प्रॉब्लम वो करेक्ट सॉल्व किया है, यानी कि इसका आंसर a इक्वल्स टू 0 ही होगा। और कोई ऑप्शन बी ले लो, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो नहीं मैच करेगा, दोनों इक्वल कभी नहीं आएगा। तुम करके देख लेना, बाकी यही आंसर आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ, ये क्या है, वही क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने 3 फार्मूला बताया ना, 3 फार्मूला। ये क्या है, देखो साइन में बताया था, साइन 2 थीटा में क्या था 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे माइनस है नीचे में, देख लो ध्यान से माइनस है, तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा tan 2 इंटू थीटा का वैल्यू 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, tan 60, और tan 60 डिग्री क्या होता है √3, tan 60। अच्छा ये वैल्यू भी नहीं पूछ रहा है, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि किसके बराबर होगा, तो tan 60 आंसर। देखो तो ऐसे होता है सॉल्व। तो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, सबका याद रखो, ठीक है ना। sin 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा है, ये पहला था tan की टर्म में, दूसरा cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए, पता है ना, तो वही चुटकी में यार प्रॉब्लम सब सॉल्व करोगे, सच कह रहा हूँ। तो याद रखो, और अभी याद रखो तो फ़ायदा ये होगा कि आगे जाकर के 11 12 आपका चुटकी में होगा, आसान हो जाएगा 11 12, ठीक है ना। बहुत चीज़ें वहाँ पे आपको नहीं करनी पड़ेंगी। आ रही बात समझना, बढ़ता हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सॉल्यूशन क्या, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार। ये बोल रहा है इतना इक्वल्स टू इतना है, इतना इक्वल्स टू, यानी एक ये इक्वेशन साथ में बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू जो होगा ना सम ऑफ a प्लस बी वो होगा 0 से 90। तो इससे देखिए डरना मत, ये कुछ नहीं है, ये बोलता है कि भाई आपका, वैसे भी मैं बोल रखा हूँ कि आपका जो 10th पॉइंट ऑफ व्यू से वो 0 डिग्री से लेकर के आपका जो एंगल होगा वो कितना 90 डिग्री के बीच में ही होगा, ये आप याद रखो हमेशा। तो वो मेंशन भी कर देता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन के अंदर, तो डरना नहीं है इस पॉइंट से, कुछ डरना वरना नहीं है। इस पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई आपका जो एंगल है वो कितना 0 से 90 के बीच में ही होगा। अब वैसे भी हम जानते हैं कि हमने जो एंगल याद किया वो भी 0 से 90 के बीच में है। अभी 11 12 में आओगे तो वो 100 sin 120 sin 200 sin 5000 सब होता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ 90 तक ही याद रखना है, 0 से 90 तक। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए जो है वो क्या है b से बड़ा है, ये एक कंडीशन दिया है और साथ में ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं। चलो तो क्या है 10 a प्लस बी
इक्वल्स टू √3 ये गिवन है। अब हम जानते हैं 10a प्लस b इक्वल्स टू √3 10 के टर्म में कितना होता है बताओ। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 10 60 डिग्री। 10 से 10 हटा दो, बस कितना गया a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 बोल दो। एंड उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन क्या है, 10a माइनस b इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ पे 10a माइनस b इक्वल्स टू, अब 1/√3 10 के टर्म में कितना होता है, तो 10 30 डिग्री। अब 10 से 10 हटा दो, बचा क्या, a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 बोल दो, दिख रहा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 एडिंग इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिल जाए, देख लो। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने का तरीका क्या होता है दो इक्वेशन को, कि ब्रैकेट के लेफ्ट साइड ऐड करो दोनों इक्वेशन का। तो इक्वेशन 1 में इक्वल के लेफ्ट साइड, ठीक ना। तो इक्वल के लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 का इक्वल के लेफ्ट साइड इक्वेशन 2 के इक्वल के लेफ्ट साइड से ऐड करो। फिर उसी तरीके से इक्वल के राइट साइड में जो इक्वेशन 1 में उसको इक्वेशन 2 के इक्वल के राइट साइड से ऐड करो। सिंपल सा बात है। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाए, इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में क्या है, a प्लस बी। इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में क्या है, a माइनस बी। इसको दोनों को ऐड करना है, a माइनस बी ऐड हो गया। इक्वल टू दे दो। अब राइट साइड में क्या है, इक्वेशन 1 में 60 डिग्री और प्लस इक्वेशन 2 में राइट साइड में क्या है 30 डिग्री, दोनों को ऐड करना। तो देखो b से b कट गया, ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू, ये हो गया 90 डिग्री। अब इसको बाई 2 कर दो, तो a का वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री। a का वैल्यू निकल गया। हाँ, इसी तरीके से किसी एक इक्वेशन में पटक दो तो दूसरा b का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है ना। बचपन में पढ़े होगे, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, नहीं तो 10th में है ही तो फिर दिक्कत नहीं है। फिर ये छोटा सा है, इसको मैं खुद बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये a का वैल्यू जो है इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पटक दो। चलो मैं इक्वेशन 2 में पटक दे रहा हूँ या इक्वेशन 1 में पटक दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, जब इक्वेशन 1 में पट गए a का वैल्यू 45 डिग्री तो हमें क्या मिलेगा, देखो a इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री था, राइट। इक्वेशन 1 यही था। अब a का वैल्यू क्या है 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ये उधर चला जाएगा तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। आपके लिए लाइन बाय लाइन कर रहा हूँ, वरना ये डायरेक्ट भी हो सकता था। तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री आंसर। अब क्या कंडीशन सेटिस्फाई भी किया है क्या, हाँ। a का वैल्यू कितना है, a इज ग्रेटर देन b है। a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना है 15 डिग्री। कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। मतलब हमारा आंसर जो है, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ a एंड b आर क्या हो जाएगा 45 डिग्री एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बस सिंपल सा। भाषण लिखना हो तो अपने इस पे। अब मैथ में वैसे भाषण की जरूरत नहीं पड़ती है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसी में नंबर मिल जाता है, कटता नहीं है नंबर। नेक्स्ट एंड इस जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर भी मुझे समझाना पड़ेगा, चलो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, 4 के क्वेश्चन नंबर 1 में साइन a प्लस बी इक्वल्स टू था। अभी तुरंत साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बताया था, क्या साइन a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है साइन a कॉस b। अब ये चेंज हो गया है ना, तो साइन सेम रहेगा, तो सेम रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस a साइन b। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये होता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट ये लिखा हुआ, मतलब कि कभी भी ये बराबर नहीं होगा, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। एक तो डायरेक्ट ये मेथड डायरेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं अभी भी तशफ़ी नहीं मिल रहा है तो एक काम करो, चुपचाप से वैल्यू रख लो। a का वैल्यू रख लो 30, b का वैल्यू रख लो 30 डिग्री, a का वैल्यू 30 डिग्री, b का वैल्यू 60 डिग्री रख लो। अब ये वैल्यू रख करके सॉल्व करो। तो साइन a का वैल्यू हो गया 30 डिग्री प्लस b का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये LHS में सॉल्व कर रहा हूँ, LHS। तो कितना हो गया साइन 90 डिग्री और साइन 90 का वैल्यू होता है 1 डिग्री। अब RHS ऐसे ही सॉल्व कर लो, RHS। तो RHS सॉल्व करोगे क्या है, साइन a का वैल्यू कितना है 30 डिग्री प्लस साइन b का वैल्यू हमने कितना माना 60 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2। अब इसको ऐड करोगे ना तो ये कभी भी 1 नहीं आएगा। अब ये 1 के बराबर है नहीं है, हेंस
LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। हो गया प्रूव, यानी कि ये फॉल्स बोल रहा है, तो फॉल्स, तो इसीलिए आंसर फॉल्स है। तो इतना चाहो कर सकते हो, नहीं तो ये मेथड अगर पता है तो इससे कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है क्या, कब, जब हम थीटा को इंक्रीज करेंगे क्या। तो ये तो वैल्यू, ये तो हम पहले ही बताया था जब टेबल बता रहे थे उसी टाइम में, कि साइन थीटा किसमें क्या होता है कि जब थीटा का वैल्यू आप इंक्रीज करोगे ना तो साइन थीटा का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रूफ सिंपल सा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। देख लो थीटा कितना है, थीटा का वैल्यू 0 कम होता है 90 से, हाँ, तो जब थीटा का वैल्यू कम है तो उसका आंसर क्या आया 0, वैल्यू भी 0 आया मतलब कम। और जब साइन 90 का वैल्यू 1 है, 90 ज़्यादा है तो साइन 90 का वैल्यू भी क्या आया 1 मतलब ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा, ये सिंपल सा मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, तो थीटा इंक्रीज करने पे साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है क्या, तो हाँ यस, तो ये हो जाए ट्रू, ये क्या हो जाए ट्रू। उसी तरीके से बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो वो बोल रहा है कि जब थीटा का वैल्यू अगर हम मतलब थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या कॉस थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा क्या, ये पूछ रहा है। नहीं, हमने देखा कि साइन का उल्टा काम करता है कॉस थीटा, ठीक है ना, तो जब हम थीटा को बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा घटेगा, यहाँ बढ़ेगा नहीं, यहाँ बोला बढ़ेगा, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, वीडियो को बैक जाकर के देख लेना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ाने में बढ़ता है और कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ाने पे कॉस थीटा का वैल्यू घटता है। नेक्स्ट 5, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपस में बराबर होता है ऑल वैल्यूज़ के लिए नहीं, सिर्फ थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, 45 मतलब कि 1/√2 होता है, ये आपस में बराबर होता है सारे वैल्यू के लिए नहीं। क्यों, क्योंकि साइन थीटा लेट सपोज 90 मान लो, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, बट कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो क्या 1 और 0 आपस में बराबर है क्या, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑल वैल्यूज़ के लिए बराबर नहीं होते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, पर एक वैल्यू मतलब कि सम वैल्यूज़ के लिए होते हैं, जैसे कि 45 डिग्री, कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो कुछ के लिए बराबर होते हैं पर कुछ के लिए नहीं भी होते हैं। समझ में आ रही बात, तो ये दोनों आपस में बराबर है, पूछ रहा ऑल वैल्यूज़ के लिए, तो नहीं भाई ऑल वैल्यूज़ के लिए नहीं है, सम वैल्यूज़ के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स, ऑल वैल्यूज़ के लिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। फिर कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, तो ये पूछ रहा है कि कॉट ए का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है, tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री इक्वल्स टू होता है साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, 1/0 क्या होता है 0, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया 0। ठीक, उसी तरीके से अगर कॉट की बात करोगे, कॉट 0, तो कॉट 0 क्या होता है 1/tan 0, रेसिप्रोकली तो होता है। अब हम जानते हैं 1 डिवाइडेड बाय tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0, और हमने बताया था कि ऊपर में अगर कोई भी वैल्यू हो नीचे में 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट, मतलब कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो वही पूछ रहा है कि 0 डिग्री पे देखो यहाँ पे कॉट ए का वैल्यू 0 जब हम ले लेंगे तो क्या वहाँ पे जो कॉट ए का वैल्यू आता है वो नॉट डिफाइन होता है क्या, यस, यानी ये हो गया ट्रू। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन मैच कर लो एक बार, पहला क्या है फॉल्स, दूसरा क्या है ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, तो 2 ट्रू है 3 फॉल्स है यहाँ पे। क्लियर, 2 ट्रू है, नहीं हाँ ट्रू ट्रू, बाकी 3 फॉल्स है। तो ये बस इसी तरीके से होता है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने बता दिया, होप समझ में आया होगा, पक्का समझ में आया। अगर कहीं पे नहीं समझ में आया तो वीडियो को जाकर के दोबारा देखो, रिपीट करो, ठीक है ना। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन से के थ्रू पूछ सकते हो, फिर वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ से भी पूछ सकते हो, www.jnjacademy.com वेबसाइट पे जा सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है JNJ Academy का, और यूट्यूब चैनल जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऑफिशियल चैनल है। ठीक है, तो यार लाइक कर दिया करो, पसंद आया करे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जिनको ज़रूरत है। तो 10th आपका फाउंडेशन क्लास होता है, तो 10th अगर मजबूत है तो 11th 12th जाहिर सी बात आपका मजबूत होगा। और फिर कंपटीशन निकालना, जैसे लाइक JEE, IIT, नीट या फिर कोई भी मतलब कंपटीशन आप निकालना चाह रहे हो आगे जाकर के, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखा करो, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और थम्स अप तो करना ही है। ठीक है, चलो तो यहीं तक रखते हैं आज का। थैंक यू सो मच, बाय बाय।